गोल्ड आज हेडलाइन में इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ महंगा हो रहा है। गोल्ड हेडलाइन में इसलिए है क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमी के स्ट्रेस इंडिकेटर बन चुका है। आज हम समझेंगे कि गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर क्यों है, इंडिया की इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और बीएसई एनएसई और ट्रेडिंग मार्केट्स के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। अगर हम देखें गोल्ड रैली और स्केल और फैक्ट्स के थ्रू, तो सबसे पहले फैक्ट समझना जरूरी है। 2025 में गोल्ड लगभग 67 से 70% तक बढ़ चुका है, जो कि 1979 के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग एनुअल रैली है। इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड $4,500 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया में एमसीएक्स पर गोल्ड 1.38 लाख रुपीस पर 10 ग्राम के करीब पहुंच चुका है। इस साल गोल्ड ने 50 से ज्यादा बार रिकॉर्ड हाई टच किया है, और ये रैली रिटेल स्पेकुलेशन से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल और सेंट्रल बैंक बाइंग से ड्रिवन है। अब गोल्ड इस राइजिंग से क्या एक बिग पिक्चर इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। गोल्ड के राइज के पीछे एक सिंगल रीजन नहीं होता है, ये मल्टीपल ग्लोबल फैक्टर से कंबाइन होता है। जिसमें हम बात करें तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, वीक यूएस डॉलर साइकिल, इंटरेस्ट रेट स्पेकुलेशंस, सेंट्रल बैंक का एग्रेसिव गोल्ड बाइंग और इन्फ्लेशन और करेंसी हेज डिमांड, ये सब मिलकर गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात करें तो गोल्ड इन ट्रेडिशनली एक सेफ हेवन, एक एसेट माना जाता है। जब दुनिया अनस्टेबल होती है, गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट अभी भी अनसर्टेन है। यूएस वेनेजुला ऑयल ब्लॉकेज जैसे स्टेप्स ग्लोबल एनर्जी रिस्क बढ़ा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में सप्लाई चेन और शिपिंग रिस्क बने हुए हैं। जब ग्लोबल रिस्क बढ़ता है, इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट्स से निकालकर गोल्ड जैसे सेफ एसेट्स में शिफ्ट करने लगते हैं। अगर बात करें हम वीक यूएस डॉलर की और गोल्ड की जो राइजिंग प्राइसेस है किस तरीके से सिंक्रोनाइज्ड है, तो गोल्ड और यूएस डॉलर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आज यूएस डॉलर इंडेक्स 2017 के बाद लोएस्ट लेवल पर आ चुका है। गोल्ड डॉलर में प्राइस्ड होता है। जब डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड ग्लोबल बायर्स के लिए सस्ता हो जाता है, जैसे डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और इस डॉलर वीकनेस ने गोल्ड को एक स्ट्रेंथन दिया है। अब इंटरेस्ट रेट्स और टर्निंग इन फेवर ऑफ गोल्ड के कंपोनेंट्स पे इसको एनालाइज करें तो गोल्ड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, इसलिए नॉर्मली हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में गोल्ड अनअट्रैक्टिव होता है। लेकिन अब मार्केट्स 2026 में यूएस फेडरल रिजर्व्स के दो रेट कट्स प्राइस इन कर रहे हैं, इसलिए रियल यील्ड्स गिर रहे हैं और गोल्ड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रहा है। जब बॉन्ड्स और डिपॉजिट्स का रिटर्न कम लगता है, गोल्ड एक अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव बन जाता है। सेंट्रल बैंक और गोल्ड एकुमुलेशंस के पॉलिसीज की बात करें तो ये रैली का सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चरल ड्राइवर है सेंट्रल बैंक बाइंग। सेंट्रल बैंक हर साल लगभग 900 से 950 टन जो गोल्ड खरीदता है, जो उसको मल्टी डिकेड हाईस के पास है। ये बाइंग डी डॉलराइजेशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। गोल्ड एक नेचुरल सैंक्शन प्रूफ रिजर्व एसेट्स है, जिसमें कोई कंटेम्परेरी रिस्क नहीं होता है, इसलिए डिमांड स्पेकुलेटिव नहीं, स्ट्रैटेजिक मूव होती है। इन्फ्लेशन सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं होता, ये एक्सपेक्टेशंस और साइकोलॉजी का हिस्सा होता है। जब इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट रहता है और करेंसीज की परचेजिंग पावर इरोड होती है, लोग गोल्ड को लॉन्ग टर्म वैल्यूज स्टोर के रूप में देखते हैं। इसलिए गोल्ड इन्फ्लेशन और करेंसी हेज के रूप में कम करता है। अब सवाल ये उठता है कि गोल्ड इंडिया में इसकी प्राइस हाई क्यों है। इंडिया में गोल्ड ग्लोबल प्राइसेस के कंपैरिजन में ज्यादा महंगा लगता है। इसका रीजन है रुपीस डिप्रिसिएशन, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसीज, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी, और साथ ही वेडिंग और फेस्टिव डिमांड। ग्लोबल रैली प्लस वीक रुपीस का डबल इंपैक्ट इंडिया में दिख रही है। निगेटिव इंपैक्ट की बात करें अगर इंडिया के ऊपर, तो गोल्ड का राइजिंग प्राइस का नेगेटिव साइड भी है, और गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट प्रेशर रुपीस और वीक करते हैं, और आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व और प्रेशर बढ़ाता है। साथ ही साथ हाउस होल्ड सेविंग फाइनेंशियल एसेट्स से निकाल कर फिजिकल गोल्ड में शिफ्ट होती है, जो इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव नहीं होता है। अगर हम बात करें इम्पैक्ट जो कि हाउस होल्ड सेविंग्स पे,
तो गोल्ड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी के लिए चैलेंज बन जाता है। जब सेविंग्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड से गोल्ड में शिफ्ट होती है, तो कैपिटल फॉर्मेशन स्लो हो जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें इन सारे चीजों को मिला के कि किस तरीके से इम्पैक्ट है इसका राइजिंग गोल्ड प्राइसेस का ऑन द बीएसई एंड द एनएसई मार्केट्स, तो गोल्ड रैली अक्सर इक्विटी मार्केट्स के लिए रिस्क ऑफ सिग्नल होता है। इस फेज में एफआईआईज फ्लो कॉशियस हो जाते हैं, मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और डिफेंसिव सेक्टर्स रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखाती हैं। गोल्ड का स्ट्रॉन्ग रैली ब्रॉड बेस्ड इक्विटी रैली को सिग्नल नहीं होता है। सेक्टर वाइज की इंपैक्ट अगर हम बात करें, तो ज्वेलरी सेक्टर को हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से मार्जिन प्रेशर फेस करना पड़ता है। बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर पर लिक्विडिटी स्ट्रेस आता है और कंजम्पशन स्टॉक्स पर डिमांड मॉडर्नाइजेशन का प्रेशर होता है। कमोडिटी और मेटल स्टॉक्स पर मिक्स्ड इम्पैक्ट दिखता है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पे, तो गोल्ड रैली का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ट्रेडिंग मार्केट्स में दिखता है। एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स में वॉल्यूम शार्पली बढ़ता है, हेजिंग डिमांड इंक्रीज हो जाती है और हाई वोलेटिलिटी ट्रेड्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी लाती है। स्पेकुलेटिव और ऑल्गोरिथम ट्रेडिंग एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि बबल या स्ट्रक्चरल रैली ये किस तरीके का है। इस रैली को सिर्फ बबल कहना सही नहीं होगा। ये रैली सेंट्रल बैंक डिमांड, जियोपॉलिटिकल रिस्क, पॉलिसी अनसर्टेनिटी और करेंसी और इंटरेस्ट रेट साइकिल से सपोर्टेड है। इसलिए ये रैली ज्यादा स्ट्रक्चर लगती है, ना कि सिर्फ स्पेकुलेटिव। अब इसमें व्हाट कैन बी डन टू रिवर्स द गोल्ड प्राइसेस। तो देखो, गोल्ड प्राइसेस तब रिवर्स हो सकते हैं जब यूएस डॉलर स्ट्रांगली रिकवर करे, फेडरल रिजर्व्स हॉकिश हो, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन कूल हो जाएं और इन्फ्लेशन शार्पली फॉल करे। स्टेबिलिटी गोल्ड के लिए निगेटिव नहीं होता है। अब सवाल ये होता है कि गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, गोल्ड ग्लोबल फियर, अनसर्टेनिटी और पॉलिसी स्ट्रेस का मिरर है। आज के गोल्ड प्राइसेस ये सिग्नल देते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी फ्रेजाइल है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए जरूरी है कि गोल्ड रैली को सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि वार्निंग सिग्नल के रूप में भी देखा जाए। धन्यवाद।